नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है संवैधानिक निकाय अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उसी तरह से एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय होता क्या है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो संवैधानिक निकाय इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वास्तव में संवैधानिक निकाय क्या होता है, पहले तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि अब तक कितने संवैधानिक निकाय हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक निकाय उस प्रकार की बॉडीज होती हैं, है ना, जो संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित हो। तो संवैधानिक निकाय का पहला पॉइंट क्या हम लोग नोट कर रहे हैं, यह संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित होता है। यह संविधान के अनुच्छेद में क्या होता है, उल्लेखित होता है। उल्लेखित होता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद में जिन भी निकायों का उल्लेख किया गया है उसे हम लोग संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अब यह संविधान क्या है, तो इन निकायों को क्या करता है भाई, तो संविधान शक्ति प्रदान करता है। तो इन्हें चूंकि संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है, इसका अर्थ है कि संविधान इन निकायों को क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। तो इन्हें संविधान द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है। जैसे हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बात किए थे, तो मौलिक अधिकार क्या है, संवैधानिक है, संविधान में उसका उल्लेख है और उसकी सुरक्षा एवं उसकी गारंटी संविधान देता है। अर्थात उसको हम लोग जब भी उसमें परिवर्तन करना होगा तो केवल और केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है ना, न कि संसद द्वारा सीधे सीधे या डायरेक्ट कानून बनाकर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यह संवैधानिक निकाय भी क्या है, संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है और इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा उसे शक्ति प्रदान किया जा रहा है। शक्ति प्रदान करने का अर्थ क्या है, यहाँ पे शक्ति प्रदान करने का क्या अर्थ है कि संविधान उसे सुरक्षा एवं गारंटी, संविधान उसे सुरक्षा एवं गारंटी क्या करता है, प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट कि ऐसा है सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान करता है, इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गई बात। तो इस बात से हमें समझ में आ गया कि जो संवैधानिक निकाय हैं वे कौन से हैं, जो संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। दूसरा, संविधान इसे शक्ति प्रदान करता है, मतलब उसे सुरक्षा एवं गारंटी देता है।
तो सुरक्षा एवं गारंटी कैसे समझेंगे हम, किस बात की सुरक्षा एवं गारंटी? तो यह कि इसमें कोई भी यदि बदलाव करना हो तो उसके लिए, किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, न कि संसद डायरेक्ट कानून बना के इसमें कोई बदलाव कर सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब तक हमारे संविधान में कितने ऐसे बॉडीज, निकाय हैं जिनका उल्लेख किया गया है। आइए उसको देखते हैं हम लोग। संविधान में उल्लेखित निकाय निम्नवत हैं, है ना। संविधान में उल्लेखित निकाय जो हैं निम्नवत, उनको एक एक करके हम लोग नोट करते हैं। फर्स्ट देखिए, तो पहला यदि हम बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं वित्त आयोग की। वित्त आयोग, और वित्त आयोग जो है यह संविधान के अनुच्छेद कितने में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गई बात? दूसरा देखिए, हम लोग यदि बात करें भारत का महान न्यायवादी, इसको हम लोग फाइनेंस कमीशन बोल रहे हैं। फाइनेंस कमीशन, दूसरा सेकंड हम लोग लिख रहे हैं भारत का महान्यायवादी। यह संपूर्ण भारत का क्या होता है भाई? प्रथम कानून अधिकारी होता है ना। भारत के महान न्यायवादी को क्या बोलते हैं? भारत का प्रथम या सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है ना। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गई बात? दूसरा जरा देखिए, और यह क्या है भाई? भारत का महान न्यायवादी क्या होता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है ना। राज्य, यह केंद्र में पूरे भारत के लिए हो गया, राज्य में राज्य का महाधिवक्ता होता है ना, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं। आइए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं नियंत्रक महालेखा, सीएजी जिसको बोलते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसी को क्या बोलते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं, भारत का लिख लीजिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्ट में इसको क्या हम लोग लिखते हैं जी? इसको बोला जाता है सीएजी। सीएजी। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या है? उल्लेख है। ठीक है ना। आइए
नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं राज्य का महाधिवक्ता। यह केंद्र का मतलब भारत का महान न्यायवादी था, इसको बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता है ना, अटॉर्नी इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। राज्य का महाधिवक्ता, यह भारत का महान न्यायवादी है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अर्थात भारत का महान न्यायवादी एवं राज्य का महाधिवक्ता एक दूसरे के क्या है, अनुपूरक है। इसका हमारे संविधान में है ना अनुच्छेद 165 में उल्लेख किया गया है ना। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, ठीक है ना। यह राज्य स्तर का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अगला देखिए, इसी प्रकार से हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करें। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अब निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, निर्वाचन का संचालन कराना, निरीक्षण कराना है ना, एवं उसका नियंत्रण करना, तीनों बातें ही इसका कार्य है। इसी प्रकार से निर्वाचन आयोग के पश्चात यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए तो संघ लोक सेवा आयोग आपके देश स्तर पर, केंद्र स्तर पर होता है और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए होता है। इनका क्या कार्य होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग संघ के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की क्या करते हैं भाई, वह परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा उसके लिए क्या करते हैं, वो कराते हैं, है ना। तो प्रतियोगी परीक्षा कराने का दायित्व होता है, जिससे कि केंद्र के स्तर पर अधिकारियों की वह क्या करें, पूर्ति कर सके, नियुक्ति कर सके। तो संघ लोक सेवा आयोग और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग का टोटल विवरण, विवरण का मतलब क्या है, अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी आपकी जो भी उनके कार्य हैं, है ना, कार्य हो गया, फिर उसकी क्या बर्खास्तगी से संबंधित, सेवा काल से संबंधित जितनी भी बातें हैं वह 315 से लेकर 323 तक में उल्लेखित है, माने अनुच्छेद 315 से 323 में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इन निकायों का गठन, तो गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 315 के अंतर्गत। क्लियर। उसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग, इसका क्या कार्य है, तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है, संघ के स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। इनका क्या हो गया, राज्य के स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, उसके लिए क्या करेंगे भाई, तो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। इसका भी अनुच्छेद 315 ही है, ये भी 315 से लेकर और 323 तक में इनका उल्लेख किया गया है। स्पष्ट है। इसी प्रकार से देखिए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
जाति आयोग, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 है ना, 338 के अंतर्गत किया गया है। क्लियर हो गई बात। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। इसमें क्या है, तो संविधान के द्वारा अनुसूचित जातियों को जो संरक्षण दिया गया है, क्या करेगा यह आयोग, तो यह आयोग क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा एवं उसकी रिपोर्ट को आगे पहुंचाएगा। आगे किसको पहुंचाएगा, राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया बात। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत किया गया है ना। अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का आयोग का क्या किया है, उल्लेख किया गया। इसका भी कार्य वही है कि संविधान के द्वारा जो भी इनको संरक्षण प्राप्त है उसका निरीक्षण करना एवं उसके रिपोर्ट को आगे पहुंचाना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका भी क्या कार्य है, तो संविधान द्वारा जो इसे संरक्षण प्राप्त है उसका निरीक्षण करना, और इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। क्लियर। इसी के तहत देखिए तो भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक संख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के लिए विशेष अधिकारी जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। इनका क्या कार्य है भाई, तो जो भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको भी संवैधानिक संरक्षण को निरीक्षण करना, संविधान के द्वारा जो संरक्षण दिया गया उसका निरीक्षण करना, ठीक है ना। तो विशेष अधिकारी इसके लिए नियुक्त करना, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 बी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और एक और आपका संवैधानिक निकाय है जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु, जीएसटी जो आया था, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद को अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत जोड़ा गया है। देखिए तो बैक दी जाए तो वित्त आयोग का गठन जो हुआ था, कब हुआ था जी, 1950 में। कब हुआ था, 1951 नवंबर 1951, 22 नवंबर 1951। तो हम लोग ईयर केवल याद रखते हैं, वर्ष 1951 में इसका गठन हुआ था, गठन वर्ष 1951 में, ठीक है। ये सब आपके है। उसी के बाद आप देखिए आगे निर्वाचन आयोग है ना। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में, है ना। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इन लोगों का गठन जो है ये भी उसी तरह से 1950 के अंतर्गत ही किया गया है। ये भी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों का 2004 में गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का 1993 में किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये भी 2004 में किया गया है। और वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसका 2016 में गठन किया गया है। स्पष्ट है? तो ये सब हम लोग को संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जानकारी लेनी थी। ओके, ठीक है। अगली क्लास में आपको गैर संवैधानिक निकाय की हम लोग बात करेंगे। और साधारण बात है कि जब संवैधानिक निकाय की हम लोग बात कर रहे हैं कि वैसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, उन्हीं को हम लोग संवैधानिक निकाय कहेंगे। अर्थात वैसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है, वे क्या होंगे? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसको ऐसे भी कहा जाता है कि संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा बनाए गए जो निकाय हैं, उनको हम लोग गैर संवैधानिक या सांविधिक निकाय कहते हैं। तो इससे बेहतर है समझना कि जिन निकायों का उल्लेख अनुच्छेद के अंतर्गत है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, उसे संवैधानिक कहेंगे, और जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है, उसे हम लोग गैर संवैधानिक कहेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।